And welcome back to our channel VP Educators. I hope you all are doing good. तो आज के हमारा क्लास 10th की एक छोटी सी पोम है अ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ओके, जितनी छोटी ये पोम है उतना ही इसमें पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है क्लास 10. सो आई होप आप सबने अपनी बुक खोल ली होगी, पेंसिल्स अपने हाथ में रख ली होगी और माइंड को खोल लो. ये पोम छोटी है नो डाउट, बट इस पोम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू ऑल कैन फ्रेम द आंसर्स. पोम में मेन होता है आपका आंसर फ्रेमिंग, कि आपने उस पोम से क्या लर्न करा. और लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स दैट आपने उस आंसर फ्रेमिंग में वर्ड्स को कितने अच्छे से यूज़ करा है. और वो वर्ड्स आप तभी यूज़ कर पाते हो जब आपने पोम पढ़ी होगी, और पोम में वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना है और उन वर्ड्स को आपको ज़रूर से अपने आंसर्स में लिखना है. एज़ यू ऑल नो कि हम लोगों ने पहले लेसन में भी इंपॉर्टेंट लाइंस को ऐड करा है आंसर में और कैसे आंसर लिखने हैं. सेम आज इस पोम में भी आंसर्स कैसे लिखेंगे आप क्वेश्चंस के, आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर वीडियो. बट बिफोर दैट आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट बिलो. Alright, let's start. So the poem name is Dust of Snow. So poem starts with the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ओके, सो एक बेसिक सी बात को समझना ज़रूरी है. तो यहाँ पे ना क्या है बच्चे, फ्रॉग, आई एम सो सॉरी, नॉट फ्रॉग, एक क्रो की बात करी जा रही है. ठीक है, अब एक जो क्रो है, जनरली आप क्रोस को देखते हो ना तो एक इट इज़ इन ब्लैक कलर, राइट. एंड ब्लैक कलर जनरल सिंबलाइज करता है ओमनेस, मीन्स एक सैडनेस की तरफ से, एक बैड न्यूज़ की तरफ से. ठीक है, क्रो को क्या करा जाता है, अगर आपने एक कहावत सुनी होगी, अरे ये क्रो तो घर के बाहर क्वैं क्वैं कैं कैं कर रहा है, तो मतलब कोई गेस्ट आने वाला है. ठीक है, और क्रो को किससे सिंबलाइज करा जाता है, हमारे जो डेथ एंसेस्टर्स होते हैं उनके लिए, कि भाई ये तुम्हारे पूर्वज हैं, है ना. एक स्पेशल डे एग्जीक्यूट किया जाता है जब फूड बनाया जाता है और क्रो को खिलाया जाता है, राइट. तो क्रो को इस तरीके से एक नेगेटिव एस्पेक्ट में देखा जाता है. बट यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे. ठीक है, शुक डाउन, और तभी क्या हुआ, एक क्रो था. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री. तो वो जो क्रो था वो उड़ते हुए एक हैमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठ गया. आप देख सकते हो ये हैमलॉक ट्री यहाँ पे पिक्चर में, एज यू कैन सी, वो यहाँ पे डाली पे आके बैठ गया. एंड द मोमेंट ही सिट डाउन, तो कुछ जो ये स्नो दिख रही है ना बच्चों, ये स्नो क्या हुई, गिर गई जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे जो उस ट्री के नीचे बैठे हुए थे. एंड वेन दैट स्नो फॉल ऑन हिम, जो उनका हार्ट है ना, अ चेंज ऑफ मूड, उनका जो मूड था वो चेंज हो जाता है. एंड सेव सम पार्ट, और उनका जो बाकी दिन की जो बाकी दिन उनका अब आने वाला है उसको वो कैसा बन जाता है, वो हैप्पी बन जाता है, उनका मूड चेंज हो जाता है. जो उनका दिन जैसे चल रहा था, रूइट, रूइट का मीनिंग्स क्या होता है यहाँ पे, हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो रिग्रेट में चल रहा था, वो सैड थे तभी पहले, पर जब वो क्रोस की वजह से स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनका मूड कैसा हो जाता है, एक हैप्पी मूड हो जाता है. सो वी कैन सी कि जो क्रो है उसको तो हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेते हैं, पर यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो उसको नेगेटिव ना मान के एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में दिखा रहे हैं कि उसकी वजह से जो स्नो गिरी, क्रो की वजह से, हैमलॉक ट्री से उनका मूड चेंज हुआ और वो एक पॉजिटिविटी की तरफ गए. अब जनरली हम जब अपने माइंड में एक नेगेटिव एस्पेक्ट बांध लेते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हाँ उससे तो नेगेटिव ही होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी स्नीजेस, राइट, इफ समवन हैज स्नीज्ड, तो आपको क्या लगेगा, ओहो इसने तो छींक मार दी, अब तो ये काम होगा ही नहीं. ऐसा तो नहीं है. स्नीज़ मारना तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नेचुरल फैक्ट है, तो आपकी बॉडी का है ना, तो उससे आपके वर्क का पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है. लाइक सपोज़ कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ओह अब तो वो चीज़ अच्छी ही नहीं होगी, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा या जाऊँगी. तो ये सारी चीज़ें क्या, ये सिर्फ हमारे अपने बनाए हुए ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फिलॉसफी है जिसका कोई रीज़न नहीं है, राइट. पर हमारा जो माइंड है ना बच्चों, वंस यू थिंक
कि हाँ ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, या हाँ ये चीज़ ऐसा होगा तो ऐसी होगी, तो अगर वो अच्छा भी हो रहा होगा ना तो भी वो आपको नेगेटिव फील हो रहा होगा, राइट। तो इससे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बताना चाह रहे हैं कि जो आप प्री जज कर लेते हो ना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ में एक नेगेटिव एस्पेक्ट को प्री जज कर लेते हो, तो फिर शायद आप उसमें बेस्ट भी कर रहे होगे ना, तो आपको वो नेगेटिव ही लगेगा। दैट मीन्स कि आपको किसी भी बात को प्री जज नहीं करना, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट को नेगेटिविटी नहीं लेना, बिकॉज किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होता अनटिल और अनलेस आप उसके लिए हार्डवर्क ना कर रहे हो। क्रो है, वो तो एक बर्ड है, कोई भी हो सकती है ना, कोई भी बर्ड हो सकती है। क्यों उन्होंने स्पेशली क्रो को लिया? बिकॉज क्रो इज़ इन ब्लैक इन कलर, राइट। वो एक बहुत ब्यूटीफुल बर्ड नहीं है, वो इन जनरल क्या हमें दिखी जाती है, राइट। और उसको हम क्या यूज़ कर रहे हैं एज इन जेस्चर्स की तरह, एक डेथ पीपल की तरह, कि भाई वो तो हमारे डेड्स पीपल जो हैं, अगर वो क्रो खाना खा लेगा तो मतलब हमारे इन जेस्चर्स को मिल जाएगा, राइट। और क्रो क्या है, वो जो उसका साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, मेलोडियस नहीं है, बहुत ज़्यादा चुभन वाला साउंड है उसका। तो इस बर्ड को एज ए नेगेटिव एस्पेक्ट इस पोम में यूज़ करा गया। पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करके बताया कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रो। और अगेन देयर इज़ अनदर थिंग, हैमलॉक ट्री पे भी ध्यान दोगे। हैमलॉक ट्री कैसा होता है? अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हैमलॉक ट्री क्या है बच्चे? एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसपे वाइट कलर के फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। अब ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट ही है ना। ऐसे ट्री के नीचे जाके आप क्यों बैठोगे जिसका पता है आपको पॉइजनस फ्लावर है? अनटिल और अनलेस आप उसे खाओगे नहीं तो वो पॉइजनस कैसे हुआ? वो तो बस लगा ही हुआ है ना, बस लोगों के अपने मिथ्स हैं। तो आप उन मिथ्स से उठे, है ना। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था उसने उन मिथ्स को नहीं सुना, वो सिर्फ बैठा था। उसका ऑलरेडी डे बहुत रूइड था, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, रिग्रेटफुल चल रहा था। पर जैसे ही वो उस पर बैठा और क्रो आया, और क्रो की वजह से उसमें जो डस्ट थी वो उसके ऊपर गिरी, जो उसको फील करती है गुडनेस और हैप्पीनेस, और उसका मूड चेंज कर देती है, राइट। तो दिस इज़ वॉट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉन्टेड टू से इन द पोम, दैट ऑलरेडी प्री जस्टिफाइड स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी bring positive or negative results in your life. It is you only who will help yourself, है ना। हमारे ऊपर है हम अपने लाइफ को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, ना कि किसी एनिमल, ना कि सुनी सुनाई बातों से। आई होप ये छोटी सी पोम आपको समझ आ गई होगी। ओके, थिंकिंग अबाउट पोम देखेंगे। दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मूवमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्ज सिग्निफिकेंस। येस ऑब्वियसली भाई, अब देखो ना, ये दिखा तो बहुत छोटी सी बात रही है। ये क्रो आया, एक हैमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, जिसकी वजह से स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे गिरी और उनका मूड अच्छा हो गया। छोटी सी बात है, पर इसके पीछे इन डेप्थ बहुत बड़ी बात उन्होंने सिखा दी हमको। क्या? कि जो हम प्री डिफाइन कर लेते हैं ना किसी को, वो हमें नहीं करना चाहिए अनटिल और अनलेस यू विल नॉट एक्सपीरियंस इट ऑन योर सेल्फ, राइट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन एंड आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Come on. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Okay. अब आपको इसमें क्या बताना है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कैसे जो पोएट का मूड था वो चेंज हो गया, एंड हाउ वॉज पोएट्स मूड चेंज, और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ, हाउ चेंज, अभी बताना है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स tiny light snowflakes that fell from the hemlock tree। क्या है भाई डस्ट ऑफ स्नो? एक छोटा सा लाइट स्नोफ्लेक है, ठीक है, मतलब बर्फ़ के टुकड़े हैं, फ्लेक्स हैं, जो फेल करती है हेमलॉक ट्री से, जो गिरती है हेमलॉक ट्री से। द पोएट सेज इट हैज़ गिवन हिज हार्ट, जो पोएट है वो कह रहे हैं जो इसकी वजह से उनके हार्ट में क्या हुआ, अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड बदला, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उनका जो बाकी का दिन था वो बच गया। ही हैड रिग्रेटेड, जो उन्होंने आधा दिन तो रिग्रेट में बिता दिया था, पर आगे वाला जो उनका दिन है वो बच गया। His mood changed from sad, upset और regretful to cheerful, light and refreshed। उनका मूड चेंज हो गया सैड, अपसेट, रिग्रेटफुल से एक cheerful, light and refreshed हो गया। ओके, नेक्स्ट, how does Frost
प्रेजेंट नेचर इन हिज पोम। जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने नेचर को अपनी पोम में कैसे प्रेजेंट किया है बच्चों? द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। आपको एक आंसर बताना है फॉलोइंग क्वेश्चन से, ठीक है। वॉट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम्स। जनरली पोम्स में कौन सी बर्ड्स का नाम लिया जाता है? वॉट डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम्स। क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर पोम्स में क्रो का नाम मेंशन किया जाता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। और जब आप एक क्रो को सोचते हो तो कैसी इमेजेस आपके माइंड में आती हैं? चलिए लेट्स सी द आंसर। बर्ड्स लाइक, कैसी कैसी बर्ड्स के नाम आपने पढ़े हैं आज तक पोम में? नाइटिंगेल, लार्क, डव, कुको एंड स्पैरो, है ना। नाइटिंगेल हो गया, लार्क हो गया, डव हो गया, कुको हो गया एंड स्पैरो हो गया। ये कैसी बर्ड्स हैं? इनकी आवाज़ मेलोडियस है, सुरीली है ना। ये दिखने में सुंदर है, इनके फीचर्स हैं। पर क्रो में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आर ऑफन नेम्ड इन द पोएम्स। ये ऐसी बर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ करी गई हैं पोम्स में। अ क्रो इज़ नॉट ऑफन मैंशन। जो क्रो है वो ज़्यादातर मैंशन नहीं किया गया। व्हेन आई थिंक ऑफ अ क्रो, जब मैं एक क्रो के बारे में सोचती हूँ, आई इमेजिन अ ब्लैक बर्ड। मैं ब्लैक बर्ड सोचती हूँ। क्लेवर एंड नॉइजी, वो चालाक होती है, नॉइसी होती है। एंड ऑर्डिनरी सीन इन एवरीडे लाइफ, और ऑर्डिनरी है, हमारे को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर दिखी जाती है। ऐसा नहीं कोई स्पेशल वर्ड है जो नहीं दिखती हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। अब आपको बताना है हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज सैम्पल और एन ऑक और अ पाइन। और क्यों नहीं पोएट ने और ब्यूटिफुल पेड़ों के नाम लिए, इसी का ही क्यों लिया? वो मैपल का भी ले सकता था, ओक का भी ले सकता था, पाइन का भी ले सकता था। Now let's see the answer. A hemlock tree is a poisonous tree with a small वाइट फ्लावर। जो हेमलॉक ट्री का नाम उन्होंने बताया है वो कैसा ट्री है? एक पॉइजनस ट्री है जिसमें स्मॉल वाइट फ्लावर्स लगे रहते हैं। द पोएट डज नॉट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री। और पोएट ने ज़्यादा ब्यूटिफुल ट्री के बारे में इसलिए नहीं लिखा बिकॉज द पोम इज़ नॉट अबाउट ब्यूटी। ये जो पोम है वो ब्यूटी, खूबसूरती के बारे में नहीं है, बट अबाउट अ स्मॉल, पर ये एक स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट के बारे में है दैट चेंज हिज मूड। ये क्या है? जो अनएक्सपेक्टेड मूड चेंज हुआ है ना पोएट का, उसके बारे में, ठीक है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट। जो क्रो और हेमलॉक है वो क्या प्रेजेंट करते हैं? जॉय और सॉरो, खुशी या गम। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और जो व्हाट डज द, ये जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्रो शेक करके डालता है ऑफ अ हेमलॉक ट्री, ये किसके ऊपर डिनोट कर रहे थे? क्या दिखाना चाह रहे हैं वो बताना है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ओके, द क्रो, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू यूज द हाईलाइटर। द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट, the crow and hemlock represent something ordinary and even unpleasant. अब जो हेमलॉक और क्रो है ना बच्चों, वो प्रेजेंट क्या करता है? ऑर्डिनरी चीज़। क्रो क्या है? ऑर्डिनरी है और अनप्लीजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पीस वाली चीज़ नहीं है। द ड्यूक ऑफ स्नो स्टैंड्स ऑफ, जो ड्यूक ऑफ स्नो है वो स्टैंड किसके लिए करती है? स्मॉल अनएक्सपेक्टेड एड, छोटा और अनएक्सपेक्टेड एड दैट ब्रिंग्स, जो क्या लेकर आता है? जॉय एंड चेंजेस द पोएट्स मूड, और जॉय लाता है और चेंज करता है पोएट का मूड। ऑल राइट एवरीवन, I wanted to share with you a very important thing here, but before that I want you all to please subscribe to our channel. ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज़, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है ना। ये देखो ब्रैकेट्स का यूज़, कॉमास का यूज़, ठीक है, कॉमास का यूज़, ठीक है। ये यहाँ पे भी कॉमा का यूज़ किया जा रहा है। अब ये चीज़ें क्यों यूज़ करी जाती हैं आंसर में? टू हाईलाइट दी आंसर फॉर द रीडर। मैं रीडर हूँ और आप राइटर हो,
है ना। तो आपको अपने पंचुएशन को बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। जिस वर्ड पे आप ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो टीचर है, जो रीडर है, वो ज़्यादा ध्यान दे उन वर्ड्स पे, तो उनको अंडरलाइन करिए पेंसिल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज़ कि आपने ये वाली लाइन, फॉर अ स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड एक्ट दैट ब्रिंग्स जॉय एंड चेंजेस द पोएट्स मूड, ये पूरी लाइन आपने अंडरलाइन कर दी, ताकि जो टीचर है, जो रीडर है, वो उसको पढ़े और उसको लगे कि यस, द स्टूडेंट न्यू अबाउट द पोम। आपको आंसर पढ़ा लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको आंसर प्रिसाइज्ड और करेक्ट लिखना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू आर अ रीडर, आपको भी 2 पन्ने पढ़ने का नीड तो होगा नहीं। आप क्या चाहते हो, आंसर छोटा हो पर करेक्ट हो। एक बात मुझे बताओ, जो पोम है इट इज़ अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स की पोम है। आप 8 लाइन्स की पोएम के लिए 200 वर्ड का आंसर लिखेंगे? ऑब्वियसली नॉट, नहीं लिखेंगे ना। तो क्यों नहीं लिखोगे? बिकॉज द रीडर डजेंट वॉन्ट योर 200 वर्ड्स, द रीडर वॉन्ट्स योर important lines, the outcome that you learn from the poem, right? And don't forget to mention the name of the poet in your answers. I hope you understand the poem and how to write the question answers. Let's meet you in the very next video of class 10th poem. Till then, please subscribe and like to our channel. I'll give you this poem summary in short video. So meet you there. Bye bye.